देखें नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। देखें अपन पढ़ रहे थे प्राचीन सभ्यताएं। कल की जो क्लास में सभ्यताएं पढ़ी थी अपन ने, एक तो गणेश्वर सभ्यता, दूसरी पढ़ी थी बैराठ सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता में अपने बताया था कि ये कहाँ पर स्थित है, नीमका थाना में। और नीमका थाना पहले सीकर में आता था, नीमका थाना प्रेजेंट में क्या है, जिला। अब नीमका थाना जो जगह है वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी। तो इस कांतली नदी के किनारे ये बैराठ यानी गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। दूसरी विशेषता यह है कि ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। इसे ही पुरातत्व का पुष्कर भी कह देते हैं। इसे ताम्र संचयी केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब गणेश्वर सभ्यता है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले खोजकर्ता आरसी अग्रवाल 1972 ईस्वी को। और इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1977-78 से लेकर के 1989 ईस्वी तक हुआ था आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, इस सभ्यता की क्या विशेषताएं। तो एक तो यहाँ से तांबा गलाने की क्या मिली है, सॉरी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे के अन्य उपकरण हैं जैसे तांबे का कटोरा है, थाली है, भाला है, लोटा है ना, और चूड़ियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मछली पकड़ने के तांबे के क्या मिले हैं, कांटे। इसलिए ये लोग कैसे थे, मांसाहारी थे। यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनको कृपस मणि मृद भांड के नाम से जाना जाता है। बांध के भी अवशेष मिले हैं और पत्थर के मकान के साक्ष्य अर्थात अवशेष मिले हैं। दूसरी अपन ने पढ़ी थी, फिर अगली सभ्यता पढ़ी थी बैराठ। बैराठ कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। और जयपुर में एक कस्बा है जिसका नाम है विराट नगर। तो एक तो इस सभ्यता से विराट नगर के बारे में जानकारी होती है बैराठ से। दूसरी मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, विराट नगर। तो यहाँ से मत्स्य जनपद की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखें ये जो सभ्यता स्थल है बैराठ की, जब महाभारत काल था, हेलो क्लास में स्टार्ट कर जाए। अब देखें ये जो महाभारत काल था उसमें 16 महाजनपद थे, आपने नाम सुना होगा 16 महाजनपद। इनमें से एक महाजनपद का नाम हुआ करता था मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, बैराठ अर्थात विराट नगर। जब एकीकरण हुआ था उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर के एक संघ निर्माण हुआ था। उस संघ का नाम फिर इसी के आधार पर क्या कर दिया था, मत्स्य संघ। तो एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी जो रखी गई थी वो कौन सी रखी गई थी, अलवर। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, बैराठ अर्थात विराट नगर। तो इस सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रोफेसर दयाराम साहनी। 1936-37 ईस्वी को बैराठ सभ्यता का उत्खनन किया। बाद में उत्खनन फिर हुआ 1962-63 को नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। नदी पूछी जाए तो किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे। अब ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ से क्या क्या चीज मिली है, तो 4-5 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, 4-5 बिंदु ध्यान रखने हैं। एक तो ये जो सभ्यता स्थल है इसकी जो पहाड़ी है, इस सभ्यता के उत्खनन स्थल है वो 3 तरह की पहाड़ी है। एक तो बीजक की पहाड़ी है या इसे बीजक डूंगरी कहते हैं, एक भीम डूंगरी है, एक महादेव या ऐसे ही कहते हैं गणेश डूंगरी। अब इस सभ्यता से किस किस समय के प्रमाण मिले हैं, या पूछ लीजिए किस काल की समस्या है या किस काल की ये सभ्यता स्थित है। तो कौन कौन से समय के प्रमाण मिले हैं, एक तो महाभारत काल के मिले हैं, दूसरे मौर्य काल के मिले हैं, तीसरे बौद्ध काल के, चौथे मुगल काल के। अब इसके अलावा ये जो बीजक की डूंगरी है यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला था, सन 1837 ईस्वी को कैप्टन बर्ट ने यहाँ एक शिलालेख खोजा था। उस शिलालेख का नाम था भाब्रू का शिलालेख। और ये किसके समय का शिलालेख है, सम्राट अशोक के समय का। कहां पर मिला था, बीजक की डूंगरी में। किसे मिला था, कैप्टन बर्ट को। और इसे अशोक का त्रिरत्न अभिलेख भी कहते हैं। वर्तमान में कहां पर स्थित है, कोलकाता संग्रहालय में रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको ध्यान रखना है, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष हैं। और इस सूती कपड़े में चांदी की कितनी मुद्राएं, 36। और 36 में से 28 कैसी हैं, इंडो ग्रीक मुद्राएं। 28 में से 16 मुद्राएं अकेले यूनानी राजा किसकी है, मिनेंडर की हैं।
बाकी की 8 हैं। 8 मुद्रा कैसी है? अहात मुद्राएं, अर्थात इन्हें पंचमार्ग मुद्राएं कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है, यानी राम सिंह द्वितीय के समय यहाँ पर एक स्वर्ण कलश मिला था, स्वर्ण मंजूषा मिली थी, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। और इसके अलावा एक गोल बौद्ध मठ अर्थात बौद्ध स्तूप मिला है जो हीनयान शाखा का है, और ये भी स्तूप किसके समय का है? सम्राट अशोक के समय का। 634 ईस्वी को चीनी यात्री भी आया था बैराट देखने। उस चीनी यात्री का नाम क्या था? वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और ये भारत में क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। तो बैराट का इन्होंने भ्रमण किया और इन्होंने वहां के एक तो बैल और भेड़ें प्रसिद्ध बताई थी, और बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था बीएसटीसी में 2016 में कि वेनसांग किसके शासन काल में राजस्थान आया था? तो किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। जिसके शासन काल में भारत आया था वेनसांग, उसी के शासन काल में राजस्थान आया था। और इस सभ्यता के पतन के बारे में दयाराम साहनी कहते हैं कि हूण आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था मेहरकुल, और मेहरकुल के आक्रमण के कारण यह मेहरकुल ने इस सभ्यता का विध्वंस किया था, अर्थात ये सभ्यता नष्ट हुई थी। आज अगली सभ्यता अपन पढ़ेंगे। एक सब इस सभ्यता का समय यानी अलग अलग समय का है। वैसे तो इसे महाभारत काल की सभ्यता कहते हैं। किसकी कहते हैं? महाभारत काल की। लेकिन इसे अलग अलग यानी साक्ष्य प्राप्त हुए। महाभारत काल के मिले हैं, बौद्ध काल के मिले हैं, मुगल काल के, इसलिए एक समय की सभ्यता नहीं है। इसे यानी लोहा कालीन भी माना जाता है, इसे पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए अगली सभ्यता है, एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है बागौर। कौन सी सभ्यता है? बागौर। बागौर सभ्यता। ये बागौर की सभ्यता है, ये कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता जिला भीलवाड़ा। अब देखें, ये जो बागौर सभ्यता स्थल है, ये जो सभ्यता स्थल है, ये पाषाण काल की सभ्यता है। किस काल की है? पाषाण काल की। पाषाण काल के भी या प्राग ऐतिहासिक काल के 3 खंड थे। प्राग ऐतिहासिक काल के कितने खंड हैं? 3। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवो पाषाण। तो ये जो सभ्यता स्थल है ये मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। कैसी है? मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल का सभ्यता स्थल इसे माना जाता है। मध्य पाषाण काल। देखिए ये जो सभ्यता स्थल है बागौर सभ्यता स्थल, इस सभ्यता के प्रथम जो उत्खनन करता थे, यानी ये जो सभ्यता स्थल है इसके प्रथम उत्खनन करता या सबसे पहले इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो 1967-68 ईस्वी को हुआ था। 1967-68 को। और इस सभ्यता के उत्खनन करता थे वो बी.एन. मिश्र थे। बी.एन. मिश्र। बी.एन. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र। इनके द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता का क्या किया गया था? उत्खनन। अब ये जो सभ्यता स्थित है किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो नदी का नाम पूछा जाए तो ये जो सभ्यता कोठारी नदी के बसी हुई थी। कोठारी जो नदी है, और कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। कोठारी नदी है, ये बनास की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले से होता है, और एक पहाड़ी है जिनको कहते हैं दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे बनास नदी भी कहां से निकलती है? राजसमंद से, लेकिन उन पहाड़ियों का नाम है खमनौर की पहाड़ी। और ये जो नदी निकलती है वो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये जो बागौर सभ्यता स्थल है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं या इस सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, इस सभ्यता की विशेषताएं या प्राप्त अवशेष। तो सबसे पहली विशेषता यह है इस सभ्यता की कि इस सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के, कृषि एवं पशुपालन
कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम क्या मिले, प्रमाण अर्थात साक्ष्य मिले हैं। मैंने पढ़ाया था, जो कालखंड बताए थे, इतिहास के भाग बताए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के 3 खंड बताए थे, पुरापाषाण है, मध्य पाषाण और नव पाषाण है। तो पुरापाषाण के अंदर बताया था कि इस काल में मानव ने आग जलाना सीखा था। दूसरा बताया था मैंने मध्य पाषाण काल, वहां पर मानव ने कृषि करना स्टार्ट किया था। और कृषि के साक्ष्य भारत में सबसे पुराने जो साक्ष्य वो 2 जगह से मिले हैं। एक तो आदमगढ़ जगह है जो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, और दूसरा जो स्थान है वो कहां पर स्थित है, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। तो यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम क्या मिले, साक्ष्य अर्थात प्रमाण। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस सभ्यता से संबंधित पूछा जाता है कि कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण कहां से मिले हैं। तो कौन सी सभ्यता है, बागौर सभ्यता। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, मध्य का पाषाण काल किसमें आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पर लोग क्या है, पत्थर के उपकरण और औजारों का प्रयोग करते थे। अर्थात यहाँ से पत्थर के क्या मिले, उपकरण, उपकरण एवं पत्थर के क्या मिले हैं, औजार, पत्थर के उपकरण और औजार मिले हैं। तो इसलिए ये जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से पत्थर के उपकरण औजार मिले हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। इस सभ्यता का एक और नाम हो गया आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, संग्रहालय। कौन सी सभ्यता को कहते हैं, तो बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। तीसरी बात ध्यान रखनी है सभ्यता के अंदर कि यहां से यानी 10.5 सेंटीमीटर लंबी यानी छेद वाली सुई मिली है। क्या मिली है, छेद वाली सुई। इससे कई तरह के अनुमान लगाते हैं, अर्थात ये लोग सिलाई के बारे में जानते थे। तो इसलिए यहां से 10.5 सेंटीमीटर लंबी यानी छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। तो बागौर सभ्यता के अंदर आपको यही ध्यान रखना है, बागौर कौन से जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में। जबकि बागौर की हवेली पूछी जाए तो कहां पर स्थित है, उदयपुर में। बागौर का किला पूछा जाए, दुर्ग पूछा जाए, वो कहां पर स्थित है, बागौर का किला है खेतड़ी झुंझुनू में। तो बागौर सभ्यता पूछी जा रही है तो कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। ये कब की सभ्यता है, मध्य पाषाण काल की। या मध्य पाषाण काल नहीं लिखा है तो प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में ही क्या आता है, मध्य पाषाण काल। इस सभ्यता के या बागौर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, VN मिश्र। उत्खनन कब हुआ था, 1967 और 68 को। ये किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। इस सभ्यता की विशेषता या प्राप्त अवशेष, तो आपको ध्यान रखना है कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं, पत्थर के औजार और क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। इसलिए इसे कहते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली क्या मिली है, सुई। आदिम, आदिम, आदिम माने जो आदि मानव था वो पत्थर के औजार और उपकरणों का प्रयोग करता था, क्योंकि उस समय धातु का विकास नहीं हुआ था। ना तो लोहे के बारे में परिचित थे, ना चांदी के बारे में परिचित थे, ना अन्य किसी धातु के बारे में परिचित थे। इसलिए इसे आदिम यानी आदि मानव, यानी जो पुरानी चीज होती है या पुराना जो समय है उसको आदिम कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम। जो पिछड़े लोग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, आदि मानव कहते हैं कि नहीं। आदिवासी लोग हैं तो आदिवासी क्यों कहते हैं, वो आदि हैं। आदि का मतलब वो बहुत पुराने हैं। तो लिख लें इसको, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा लिखे। यह मध्य पाषाण काल की सभ्यता है, यह मध्य पाषाण काल की सभ्यता है।
यह मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। उत्खननकर्ता लिख लें 1967-68 ईस्वी को, 1967-68 ईस्वी को बी एन मिश्र, पूरा नाम लिखना चाहें तो वीरेंद्र नाथ मिश्र, बी एन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। नदी लिखें कोठारी नदी, कोठारी नदी, क्योंकि अलग अलग सभ्यता अलग अलग नदियों के किनारे है। जैसे अपन ने कालीबंगा पढ़ी थी, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर। उसके बाद अपने आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, किस नदी के किनारे है, आयड़ या बेड़च। उसके अलावा अपने पढ़ी थी गणेश्वर, कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के। और फिर पढ़ा था बैराठ, कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा। तो ऐसे ही ये बागौर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। अब लिखें विशेषताएं, विशेषताएं या प्राप्त अवशेष, बात एक ही है, चाहे तो सभ्यता की विशेषता लिख लें या प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष। तो लिखें कृषि एवं पशुपालन के, पहला पॉइंट लिखें कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पत्थर के, अगला पॉइंट लिखें पत्थर के उपकरण एवं औजार प्राप्त हुए हैं, पत्थर के उपकरण एवं औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। लिखे 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली तांबे की सुई मिली है, 10.5 सेंटीमीटर लंबी, 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली तांबे की सुई मिली है, इसे ताम्र सुई कहते हैं, अर्थात तांबे की सुई। तांबे की सुई मिली है। आगे बढ़े, देखें अगला सभ्यता स्थल है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, नगरी, नगरी सभ्यता। ये जो नगरी जगह है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, कहां पर है, चित्तौड़गढ़। अब देखें ये जो नगरी सभ्यता स्थल है, ये नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रेजेंट में स्थित है, लेकिन नगरी को प्राचीन समय में, अर्थात इस नगरी का जो प्राचीन नाम था वो मध्यमिका था। क्या नाम था, मध्यमिका। प्राचीन समय में इसे क्या कहते थे, मध्यमिका। और मध्यमिका का ही वर्तमान नाम क्या है, मध्यमिका। और वर्तमान इसे कहते हैं नगरी। तो ये जो नगरी सभ्यता स्थल है, इस सभ्यता का सबसे पहले यानी जो उत्खनन का कार्य हुआ था, इस सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो 1904 ईस्वी को D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, और इस D.R. भंडारकर के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन। भंडारकर। ये जो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम है बेड़च। अपने बेड़च नदी के किनारे एक सभ्यता और पड़ी थी, आहड़ सभ्यता। और बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है, आयड़ नदी। और बेड़च नदी किस नदी की सहायक नदी है,
तो बनास नदी की सहायक है। बनास, बेड़च और मैनाल तीनों नदियों का क्या होता है, त्रिवेणी संगम। कहां पर होता है, बिंगोद। और बिंगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में। अब ये जो नगरी सभ्यता है, एक तो इस सभ्यता से ये प्राप्त होता है कि ये पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता है। पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता। पाणिनि संस्कृत के महान विद्वान थे, इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और ये पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता। ये जो सभ्यता है, यहाँ से क्या चीज प्राप्त हुई है, या कहेंगे प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष। ये जो सभ्यता स्थित है, यहाँ से क्या क्या सामग्री मिली है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देख से ये जो सभ्यता स्थल है, इसे नगरी या मध्यमिका कहते हैं। तो यहाँ से एक यानी इस तरह का मंदिर मिला है, यानी मंदिर के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ये जो मंदिर है, ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से। तो पहला अवशेष ये हो जाएगा कि यहाँ से वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का प्राचीन क्या मिला है, मंदिर। यानी वैष्णव धर्म का सबसे पुराना मंदिर इसे माना जाता है। और ये किस सभ्यता में मिला है, तो नगरी सभ्यता में। इस मंदिर के पास में ही यानी दो क्या मिली हैं, शिलालेख मिले हैं। तो एक शिलालेख को अपन कहते हैं यानी घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, घोसुंडी, घोसुंडी शिलालेख। तो घोसुंडी शिलालेख मिला है। और दूसरा जो शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है हाथीवाड़ा का शिलालेख। हाथीवाड़ा का शिलालेख। एक तो घोसुंडी शिलालेख हो गया, और दूसरा कौन सा है, हाथीवाड़ा का शिलालेख। ये दोनों जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों की जो खोज हुई थी, यानी 1887 ईस्वी को खोजे गए थे। ये शिलालेख कब खोजे गए थे, 1887 ईस्वी को। एक मेवाड़ के इतिहास में इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कवि श्यामल दास। श्यामल दास, इन्हें पूरा नाम है कवि श्यामल दास ददिवाड़ा। और कवि श्यामल दास के द्वारा ये दोनों शिलालेख खोजे गए थे। कौन कौन से शिलालेख हैं, एक तो ये घोसुंडी का शिलालेख है, और दूसरा शिलालेख है, इसे कौन सा शिलालेख कहते हैं, हाथीवाड़ा का शिलालेख। तो ये कौन सी सभ्यता मिले हैं, नगरी सभ्यता में। जबकि ये शिलालेख जो पढ़े थे, इन शिलालेखों को पढ़ने की जो सफलता मिली थी, या ये दोनों शिलालेख जो पठनीय है, जो पढ़े गए थे, वो D.R. भंडारकर के द्वारा, D.R. भंडारकर, इनके द्वारा ये शिलालेख पढ़े गए थे। इन शिलालेखों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, लिपि है वो ब्राह्मी लिपि। यानी लिपि में कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये ब्राह्मी लिपि में। भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। तो इस भाषा में, और लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो एक तो यहाँ से वैष्णव धर्म का मंदिर मिला है, और दूसरे यहाँ से क्या है, 1887 ईस्वी को कवि श्यामल दास द्वारा, कवि श्यामल दास द्वारा दो शिलालेख खोजे। कितने शिलालेख खोजे, दो शिलालेख, दो शिलालेख खोजे। तो एक शिलालेख है कौन सा, घोसुंडी शिलालेख है, घोसुंडी शिलालेख। और दूसरा जो शिलालेख है, हाथीवाड़ा का शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख, और दूसरा कौन सा हो गया, हाथीवाड़ा का शिलालेख। हाथीवाड़ा का शिलालेख। और ये शिलालेख पढ़े किसने थे, D.R. भंडारकर के द्वारा। कौन सी सभ्यता मिली है, तो नगरी सभ्यता में। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, मध्यमिका। अपन जनपद युग की बात करें तो एक जनपद का नाम हुआ करता था सिबी जनपद। कौन सा जनपद था, सिबी। और इस सिबी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, वो ये मध्यमिका राजधानी थी। जैसे जनपदों की अलग अलग राजधानी थी, अपने बैराट सभ्यता पढ़ी थी, तो उसमें लिखाया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, बैराट अर्थात विराट नगर। ऐसे ही सिबी जनपद की जो राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। मेवाड़ का पुराना नाम भी पूछा जाए तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, सिबी जनपद। कौन सा नाम था, सिबी जनपद। तो तीसरी चीज यहां से ये मिली है कि यहां से सिबी जनपद के क्या मिले हैं, सिक्के।
सिवी जनपद के सिक्के, सिवी जनपद के क्या मिले हैं, सिक्के। यानी जो सिक्के मिले हैं हमें, उन सिक्कों पर क्या लिखा है, सिवी जनपद। क्या लिखा है, सिवी जनपद। तो ये कौन सी सभ्यता हो गई, नगरी। नगरी कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। नगरी का पुराना नाम क्या है, मध्यमिका। वैसे तो मेवाड़ का ही पुराना नाम क्या है, मध्यमिका। चित्तौड़गढ़ जिला किस में आता है, मेवाड़ में। और सिवी जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, मध्यमिका। इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, 1904 ईस्वी को D.R. भंडारकर। कौन थे, D.R. भंडारकर। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी के। अब इस सभ्यता में क्या मिला है, तो ये जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से एक मंदिर के क्या मिले हैं, साक्ष्य। और ये मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से। राजस्थान का वैष्णव धर्म का पुराना मंदिर कहां से मिला है, तो नगरी सभ्यता से। वैष्णव धर्म का इसे सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। दूसरी बात, ये दो क्या है, शिलालेख है। एक शिलालेख का नाम है भूसुंडी शिलालेख, दूसरा कौन सा है, हाथीवाड़ा का शिलालेख। ये किसे मिले हैं, श्यामल दास को। कब खोजे गए थे, 1887 ईस्वी को। ये शिलालेख पढ़े किसने थे, D.R. भंडारकर ने। इनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। और यहां से जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर कौन सा जनपद लिखा है, सिवी जनपद या सिवी गणराज्य लिखा हुआ है। और ऐसे सिक्के हैं जो कौन सी सभ्यता मिले हैं, नगरी सभ्यता। लिखें इसको, समझ में तो आ रहा है। लिखें नगरी सभ्यता। आगे लिख लें चित्तौड़गढ़। अब लिख लें, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। मध्यमिका था। मध्यमिका था। उत्खनन करता लिख लें, उत्खनन करता 1904 ईस्वी को D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, लेकिन शॉर्ट में इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अब लिखें, नदी लिख लें, बेड़च नदी। आयड़ या बेड़च एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो सभ्यता मिली है, उस जगह पर तो इसे क्या कहते हैं, बेड़ची कहते हैं। मैंने बताया था कि ये नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और जहां से निकलती है और उदय सागर झील तक तो इसका नाम रहता है आयड़, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। आगे लिखें, यह पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता है। पाणिनि, संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं पाणिनि, तो यह पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता है। पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता। लिख लिया। अब लिखे प्राप्तो अवशेष। प्राप्तो अवशेष। प्राप्तो अवशेष। तो नंबर 1 डाल के लिख लें, वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर। वैष्णव धर्म का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर। राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर, यानी इस धर्म का राजस्थान में ये सबसे पुराना मंदिर है। दूसरा लिख लें,
1887 ईस्वी को 1887 ईस्वी को कवि श्यामल दास द्वारा दो शिलालेख खोजे। कवि श्यामल दास द्वारा दो शिलालेख खोजे। तो एक शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख है और दूसरा कौन सा है, हाथीवाड़ा का शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख और दूसरा हाथीवाड़ा का शिलालेख, दोनों के नाम लिख लें। एक तो घोसुंडी शिलालेख और दूसरा हाथीवाड़ा का शिलालेख। लिख लिया। इन शिलालेखों को डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। इन शिलालेखों को डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। फिर लिखे यह ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिखी है। ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिखी है। संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तीसरा बिंदु लिखें सिवि जनपद के सिक्के मिले हैं। सिवि जनपद के सिक्के मिले हैं। सिवि जनपद के सिक्के लिख लिया। देखें अगला सभ्यता स्थल है एक रेड सभ्यता है, रेड सभ्यता। ये रेड सभ्यता स्थित है, वो कहां पर स्थित है, टोंक में। रेड सभ्यता जिला टोंक। देखें ये जो रेड सभ्यता स्थल है इसे लोहा कालीन सभ्यता कहते हैं। ये जो सभ्यता है वो लोहा युगीन है, अर्थात लोहा कालीन है, या इसे लोहा युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं। ये जो रेड सभ्यता है इसके जो खोज करता हुए हैं, या इसको कह सकते हैं उत्खनन करता। तो इस सभ्यता के जो उत्खनन करता थे 1938-40 के मध्य इसका उत्खनन हुआ था। और उत्खनन करता थे के.एन. पुरी, और पूरा नाम है उनका केदारनाथ पुरी। इनके द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन का कार्य किया गया था। के.एन. पुरी यानी केदारनाथ पुरी। इसमें सहयोगी रहे हैं दयाराम साहनी। अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दयाराम साहनी, ये भी इसमें सहयोगी रहे हैं। तो के.एन. पुरी और दयाराम साहनी, इनके द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी, नदी है ढील नदी। ये जो सभ्यता स्थल है ये किस काल का सभ्यता स्थल है, तो इसे लोहा कालीन अर्थात लोहा युगीन सभ्यता स्थल कहते हैं। अब यहां से क्या क्या चीज मिली है, प्राप्त अवशेष। तो एक तो इस सभ्यता से दो तीन बातें ध्यान रखनी है। तो एक तो ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ से मालव जनपद के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। मालव जनपद या इस पर लिखा है मालव गणराज्य। तो मालव जनपद के क्या मिले हैं, सिक्के। मालव जनपद के सिक्के। दूसरी बात है यहां से लगभग 3075 यानी आहत मुद्राएं मिली हैं, अर्थात चांदी के सिक्के मिले हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 3075।
इन्हें चांदी के क्या कहते हैं, सिक्के कहते हैं। और इनमें 5-5 निशान लगे हुए हैं, 5-5 कोने हैं, इसलिए इनको पंचमार्क मुद्राएं कहते हैं। और पंचमार्क मुद्राओं का दूसरा नाम मैंने बताया था आहत मुद्राएं। सिक्कों का यहाँ से सबसे ज्यादा भंडार मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन से सभ्यता स्थल को कहते हैं? तो रेड सभ्यता को। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सभ्यता मोस्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो रेड की सभ्यता को। तीसरी बात यह है कि ये जो सभ्यता स्थल है, यहां से सर्वाधिक मात्रा में लोहे की सामग्री मिली है। क्या मिली है? लोहे की सामग्री, यानी लोहे की सामग्री के यहाँ से क्या मिले? भंडार मिले हैं, और सबसे ज्यादा लोहे की सामग्री यहीं से प्राप्त हुई है। एक बात और ध्यान रखनी है, यहां से अपोलोडोटस का खंडित सिक्का मिला है। अपोलोडोटस, और इसका क्या मिला है? खंडित सिक्का। अपोलोडोटस का खंडित सिक्का। खंडित सिक्का जानते हैं? खंडित का मतलब है टूटा हुआ सिक्का। अपोलोडोटस का यहां से खंडित सिक्का मिला है, अर्थात टूटा हुआ सिक्का। खंडित का मतलब क्या हो गया? टूट गया, खंडित सिक्का। ये अपोलोडोटस का, ये ध्यान रखना, अपोलो का एक सिक्का मैंने लिखाया था, कौन सी सभ्यता में? अपोलो की मुद्राएं कहां से मिली हैं? आहड़ सभ्यता में। मैंने लिखाया था आहड़ सभ्यता से, यानी तांबे की 6 मुद्राएं एवं 3 मोहरें। उनमें से एक सिक्के पर एक तरफ तो अपोलो है और दूसरी तरफ क्या है? त्रिशूल है। तो अपोलो यूनान का कौन होता था? देवता होता था। इसे भारत के साथ यूनान के क्या थे? व्यापार के संबंध थे। तो यहां से भी अपोलो मुद्रा मिली है, अपोलो का सिक्का मिला है, लेकिन टूटा हुआ सिक्का है। कैसा सिक्का है? टूटा हुआ। इसे खंडित सिक्का कहते हैं। अपोलोडोटस का यह सिक्का माना जाता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो सभ्यता स्थल है, यहां से 115 संख्या 115 घेरदार कूप मिले हैं। घेरदार क्या मिले हैं? कूप। घेरदार कूप, यह इन्हें कह सकते हैं रिंग बेल, यानी गोल प्रकार के कुएं मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 115। जैसे घर होते हैं, मकान होते हैं, और मकानों के सामने क्या होती है? गली होती है। तो इन गलियों में जो पानी जाता था, और उनमें इस तरह के गड्ढे खोदे जाते थे, गोल रिंगवेल बनाए जाते थे, इन्हें घेरदार कूप कहते हैं। और इनमें ये पानी डाला जाता था, तो इनको घेरदार कूप के नाम से जाना गया है, जिनकी संख्या कितनी? 115। तो ये बात है, आपको कौन सी सभ्यता में ध्यान रखनी है? रेड सभ्यता में। रेड कहां पर स्थित है? टोंक में। ये किस काल की सभ्यता है? इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन हुए हैं? 1938-40 ईस्वी को के एन पुरी, अर्थात केदारनाथ पुरी। दूसरा नाम पूछा जाए तो दयाराम साहनी। अब ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? ढील नदी के किनारे। अब ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो इस सभ्यता से प्राप्त अवशेष है। एक तो यहां से क्या मिले हैं? मालव जनपद के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। और 3075 चांदी की मुद्राएं, चांदी के सिक्के हैं। और इतना सिक्कों का भंडार कहीं से नहीं मिला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। तीसरी बात है, यहां से लोहे सामग्री के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। और यहां से अपोलोडोटस का खंडित क्या मिला है? सिक्का मिला है। और 115 घेरदार क्या मिले? कूप मिले। तो लिखे रेड सभ्यता। रेड सभ्यता लिखे, यह लोह युगीन ये है लोह युगीन लोह युगीन सभ्यता है। उत्खननकर्ता लिखे हैं 1938-40 ईस्वी को 1938-40 ईस्वी को केदारनाथपुरी केदारनाथपुरी। अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा कौन है? दयाराम साहनी। नदी लिख लें, ढील नदी।
ढील नदी, ढील नदी। अब लिख लें प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष नंबर 1 डाल के लिख लें मालव जनपद के, मालव जनपद के सिक्के, मालव जनपद के सिक्के। दूसरा लिख लें 3075 चांदी के, चांदी के पंचमार्क, पंचमार्क और दूसरा नाम क्या मैंने बताया था, आहत। चांदी के पंचमार्क, पंचमार्क को क्या कहते हैं, आहत, आहत सिक्के मिले हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के मिले हैं। यहां से सिक्कों का सर्वाधिक भंडार मिला है, इसी लाइन में जोड़ दें, यहां से सिक्कों का सर्वाधिक भंडार मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर, टाटा नगर। अगला पॉइंट लिखें लोहे की सामग्री, लोहे की सामग्री, लोहे की सामग्री, लोहे की सामग्री। अगला लिखें अपोलोडोटस का खंडित सिक्का, अपोलोडोटस का खंडित सिक्का, अपोलोडोटस का खंडित सिक्का। अपोलोडोटस का खंडित सिक्का। अगला 115 घेरदार कूप, 115 घेरदार कूप। ठीक है, इनको इंग्लिश में रिंग बेल कहते हैं या इनको घेरदार कूप कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 115। देखें अगला सभ्यता स्थल है जिसका का नाम है बालाथल, बालाथल। ये जो बालाथल सभ्यता है ये उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर। उदयपुर में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है बल्लभ नगर, बल्लभ नगर। और यहाँ पर ये सभ्यता स्थल है जिसका नाम है बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। देखें ये जो सभ्यता स्थल है इसके जो उत्खनन करता हुए हैं, उत्खनन करता, तो इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1993 ईस्वी को BN मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र, इनके द्वारा इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो 1993 ईस्वी को। ये जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी वही है बेड़च नदी। इस नदी के किनारे अब तक अपने कितनी सभ्यता पढ़ ली, 3। एक तो आहड़ सभ्यता है, दूसरी अभी पड़ी थी नगरी सभ्यता है, और तीसरी सभ्यता है बालाथल की सभ्यता। अब ये जो सभ्यता है यहां से क्या क्या चीज मिली है, प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष या इस सभ्यता की विशेषताएं। तो ये जो सभ्यता स्थल है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहां से हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र, हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ
सूती वस्त्र। ये सूती वस्त्र के दो जगह मैंने साक्ष्य बताए थे। जब मैंने बैराड़ सभ्यता पढ़ाई थी उस समय लिखाया था, बताया था कि दो जगह से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। बी का मतलब है एक तो कौन सी सभ्यता हो गई, बैराड़ सभ्यता, और दूसरी है बालाथल सभ्यता। ये दो जगह ऐसी हैं जहां से हाथ से बुना हुआ या हाथ से बुने हुए सूती कपड़े या सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। दूसरी सभ्यता की विशेषता यह है कि ये जो सभ्यता स्थल है यहां से एक मानव कंकाल मिला है। क्या मिला है? मानव कंकाल। एक ऐसा कब्रिस्तान है और जहां पर एक मानव का यानी कंकाल मिला है, यानी मानव की खोपड़ी और पूरा ही कंकाल मिला है। और इस कंकाल में कौन सा रोग पाया गया है? कुष्ठ रोग। कौन सा है? कुष्ठ रोग। ऐसा कहते हैं कि भारत में कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं, सबसे पुराने जो प्रमाण है वो कहां पर देखे गए हैं? तो बालाथल की सभ्यता में। क्योंकि यहाँ पर एक मानव कंकाल मिला है और कंकाल में कुष्ठ रोग पाया गया है, जो भारत के सबसे पुरातन कुष्ठ रोग के प्रमाण माने गए हैं। तीसरी बात है, ये जो सभ्यता स्थल है यहां से 11 कमरों का, जिसमें 11 कमरे हैं, तो 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। बड़ा क्या मिला है? भवन। ये 11 कमरे वाला बड़ा भवन है, या इसको कह सकते हैं दुर्ग के समान। यानी घर कहां से मिला है? तो बालाथल की सभ्यता से। या कह सकते हैं दुर्ग के समान इमारत के साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? बालाथल सभ्यता में। क्योंकि बाकी की किसी सभ्यता में इतना बड़ी इमारत नहीं मिली है जिसमें अकेली इमारत में कितने कमरे हो? 11। और इतने कमरे तो किस में होते हैं? किले में या दुर्ग के अंदर होते हैं। तो इसे 11 कमरों का बड़ा भवन, इसे दुर्ग के समान इमारत या भवन के साथ भी माना गया है। नंबर 4, ये जो सभ्यता स्थल है यहां से बैल की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? बैल की। यानी बैल की मूर्ति एक अपने को आहड़ सभ्यता मिली थी, लिखाई नहीं थी उस समय, और वो मिट्टी की मूर्ति थी। तो ऐसे ही आहड़ के समान ही यहां से बैल की मूर्ति मिली है, तो इसलिए बालाथल सभ्यता को आहड़ के समकालीन सभ्यता भी माना गया है। कि जैसे आहड़ सभ्यता थी और उसी के समकालीन कौन सी सभ्यता है? बालाथल की सभ्यता। क्योंकि आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तो इसे भी ताम्रयुगीन सभ्यता माना गया है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। आहड़ सभ्यता से संबंधित कल एक क्वेश्चन आया था। कल किसकी भर्ती हुई थी? कल पेपर हुआ था संगणक का, उसमें पूछा था आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? है? नहीं, ताम्रवती था उसका ऑप्शन, ताम्रवती। क्योंकि आहड़ का सबसे पुराना नाम था वो ताम्रवती नगरी था। कल ही आया था, कल जो परीक्षा हुई थी उसमें तो लिखा है। बालाथल सभ्यता ये कहां पर है? बल्लभ नगर में। बल्लभ नगर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। इसको उतार लेंगे क्या? उतार लें तो उत्कीर्ण करता नदी। उत्खनन करता लिख लें, नदी लिख लें, और ये प्राप्त हो अवशेष।